आप में से किसी को लगता है कि या एट सम टाइम उसे लगा कि वो कंट्रोल कर सकता है? जिस ढांचे में 2 गार्ड रख लें, रात को मैं जागूंगा, सुबह उसका फादर जागेगा, भाई बहन जो है दोपहर को कोशिश करेंगे और कोई कैमरे फिट कराएंगे। जब आपको ऐसा लगता था कि काबू पा लेंगे अगर हमने ये इंतज़ामात कर दिए, और किसी को भी ऐसा लगता था कि अगर हमने कुछ ऐसे इंतज़ामात कर दिए जो आपने अपने दिमाग से सोचे, और उन इंतज़ामात के करने के बाद आपको लगा कि अब हमने कोई इसमें लूप होल नहीं छोड़ा, कोई लक्यूना नहीं छोड़ा, और अब हम इस मसले को हल कर लेंगे। आप में से कोई इस बात को मानता है कि किसी बंदे के पास करने के लिए कुछ ना हो और वो खाली टाइम को फिर किल करने के लिए नशा करे? मतलब अगर कोई बंदा नशा करता है, वो बहुत ज़्यादा करता है, एडिक्शन में चला जाता है और ज़्यादा करता है, और जाहिर है करने को तो अब और बहुत कुछ है पर वो करता नहीं है, क्योंकि नशा करने में इतनी एनर्जी और वक्त खर्च होता है कि और कुछ तो वो करता नहीं है। जब वो कुछ और नहीं करता तो फिर देखिए वो ये भी एक बहाना बना लेता है कि चूँकि मैं कुछ करता नहीं इसलिए नशा करता हूँ, तो आप मुझे कोई कारोबार करा दें, आप गन्नियां दी राखी गिद्दड़ बिठा दो। गन्नियां दी राखी गिद्दड़ बिठाना समझदा? ये बात तो बनती नहीं है। लेकिन मैं जो कह रहा था कि जब बंदोबस्त बड़ा आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और मुख्तलिफ पोस्टों पे बंदे बिठा देते हैं और कैमरे लगा लेते हैं, और फिर आप समझते हैं कि अब तो बंदा नशा नहीं कर सकता। अभी भी हमारे पास एक पेशेंट हैं, आपके फादर का ख्याल है कि वो गार्ड रखेंगे आपके साथ, 2 इधर 2 इधर, 2 पीछे 2 आगे। ये मैं सोच रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं गार्ड रखूँगा। तो वो क्या आपने सुना हुआ है तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तो कितने तीतर यानी गार्ड कितने रखे जाएंगे आपके इर्द गिर्द, तो मसला हल हो जाएगा? 4। अच्छा, ये 24 घंटे ड्यूटी पे होंगे या 8-8 घंटे ड्यूटी पे होंगे? क्योंकि जाहिर है गार्डों की अपनी ज़रूरियात हैं, वो उन्होंने सोना है, जाना है, घर वालों को मिलना है, और वो गार्ड जो हैं वो अगर 8-8 घंटे की ड्यूटी पे रखे जाए तो ज़्यादा कारआमद है, और वो जो गार्ड हैं अगर 8 घंटे की ड्यूटी पे रखे जाएंगे तो वो बनते हैं 12, और हफ्ते में हर एक को छुट्टी भी चाहिए, तो रिलीवर गार्ड भी चाहिए, तो 4 को रिलीवर हो गए, ये हो गए 16। और ये 16 गार्ड कितने अरसे तक रखे जाएं कि उसके बाद मज़ीद गार्ड रखने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि काफ़ी अरसे तक जब रखे जाएं तो ये फ़र्ज़ किया जाएगा कि अब आप गार्डों के बगैर भी नशा नहीं करेंगे। कितने अरसे तक? लाइफ लॉन्ग। अच्छा, ये गार्ड जो आपके साथ रहेंगे लाइफ लॉन्ग, तो मसला हल हो जाएगा? अच्छा, मसला क्यों नहीं हल होगा? ये अभी आपको ही बता दीजिए कि इतने हमने गार्ड रख दिए 16 और मसला फिर भी हल नहीं होगा, तो क्यों हल नहीं होगा मसला? यानी आपका दिल शामिल हो गया है। क्या आपका पहले दिल शामिल था इलाज से पहले, इलाज के दौरान, ये किसी मौके पे फिर आपका दिल शामिल हो गया? जो मिसिंग लिंक होता है, कोई मिसिंग लिंक होता है आपके इंतज़ामात के साथ, एक मिसिंग लिंक है कि वो कहते हैं ना, वो तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो दिल सनम आशना, सनम समझते, सनम किसको कहते हैं? यानी नशा, सनम नशा है, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो जिसका दिल सनम की तरफ झुकता हो तो नमाज में भी कुछ नहीं मिलता। तो हमें अल्टीमेटली ये कोशिशें करते रहना होता है कि हम अपने प्यारे का दिल इसमें शामिल कर लें, और दिल शामिल होने का हमें आसानी से पता चल जाता है जब हम इकट्ठे किसी सफ़र पे जा रहे होते हैं। तो हमारे हमरा जो लोग होते हैं
उनका सबका दिल उसमें शामिल है कि नहीं है, हमें पता चल जाता है उनके बिहेवियर से कि आया ये हमारे साथ जो सफ़र पे बंदा जा रहा है तो इसका जो दिल है ये इस सफ़र में जम रहा है या नहीं जम रहा है। तो हमें बार बार एक लिटमस टेस्ट करके देखना पड़ता है, हमें थोड़ा गौर करना पड़ता है कि जिस बंदे के साथ सफ़र कर रहे हैं और जिस बंदे के लिए सफ़र कर रहे हैं क्या उसका दिल शामिल हो गया। और अगर हमें पता चलता है कि उसका दिल शामिल नहीं हुआ तो फिर हम उससे बड़े प्यार से कहते हैं कि तुम दिल शामिल कर लो। फिर हम उसे कहते हैं कि अच्छा चलो कुछ दिन के लिए दिल शामिल कर लो। फिर हम उसे कहते हैं कि देखो हम इतनी कोशिश कर लें, हमारी खातिर दिल शामिल कर लो। और इस तरह हम उसे किसी ना किसी तरह से कभी लॉजिक के साथ, कभी बहला फुसला के और बड़ी इज़्ज़त के साथ उसे उसका दिल शामिल करते हैं। इज़्ज़त मस्ट है। मैं आपको बताऊं कि जो इज़्ज़त है ये मस्ट है। आप कहेंगे नहीं क्वालिफाई नहीं करता इज़्ज़त के लिए, हो सकता है आपकी लॉजिक ठीक हो, पर हमें ये नहीं पता क्वालिफाई करता है कि नहीं। हमें ये पता है कि हमने उसका दिल शामिल करना है। अगर उसका दिल बीच में मिलाना है तो फिर हमें उसका रिगार्ड करना पड़ेगा, अनकंडीशनल रिगार्ड जिसको कहते हैं। आप समझ लें कि ये क़यासराई है, आप समझ लें कि ये एक गुमान है, जिसे NLP की ज़ुबान में प्री सपोजिशन कहते हैं। ये क़यासराई है कि ये मसाला भी डालना पड़ेगा, रिगार्ड भी करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको रिगार्ड नहीं कहते कि पीर वाले दिन आप बहुत इज़्ज़त कर रहे हैं और मंगल वाले दिन बेइज्जती कर रहे हैं, बुध वाले दिन फिर इज़्ज़त कर रहे हैं और जुमेरात वाले दिन फिर बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये अनकंडीशनल रिगार्ड नहीं होता, ये अनेबलिंग और प्रोवोकिंग होती है। अनकंडीशनल रिगार्ड का मतलब ये है कि उसको बतौर मरीज़ समझ के अपने दिल में उसका रिगार्ड कर लें। अपने दिल में कहने की ज़रूरत कुछ नहीं है, कहने की ज़रूरत कुछ नहीं है, एक लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने दिल में अगर हम रिगार्ड कर लें उसका तो मरीज़ का दिल शामिल हो जाता है उस बात में जिसमें हम उसके साथ सफ़र पे चल रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हमने उसका एक सफ़र में साथ देने का बीड़ा उठाया ना, हमने अपना मिशन बना लिया। हम लास्ट बात कर रहे थे जब, तो हम कह रहे थे कि वालिदैन का मिशन है, जुनून है, उनकी तमन्ना है, उनकी आरज़ू है, उनकी डिज़ायर है, उनकी ज़रूरत है, और उन्होंने सब काम काज भी छोड़ रखे हैं। वो कहते हैं पहले ये काम करना है, क्योंकि उनके ख़ानदान में कोई वैल्यूज़ हैं कि कोई बच्चा अगर बीमार पड़ता है तो उसको सेहतयाबी की तरफ लेके जाना है, कोई मंज़िल खो देता है तो उसको मंज़िल की तरफ लेके जाना है। ये उनके इर्द गिर्द रवाज है, ये उनका कोई बिलीफ है, उनका कोई मजहबी या मुआशरती बिलीफ है। उनके ख़ानदान में यानी आपके ख़ानदानों में ये होता आया है कि जो बंदा पटरी से उतर भी जाए उसका साथ देना है। जेनेटिक नहीं है, ये सोशल ट्रेट है ख़ानदानों का, सोशल ट्रेट। लेकिन ये एक सोशल ट्रेट है, कुछ ख़ानदानों में बहुत सोशल ट्रेट है कि अपने बच्चों को किसी मंजिल पर पहुंचाना है, चाहे उसके लिए घर बेचना पड़े, चाहे उसके लिए अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला करना पड़े। एक सोशल ट्रेट है कि इनको मंजिल पे पहुंचाना है और इसको मिशन बना लेना है, और रातों को नींद खुले तो यही मिशन याद आता है, दिन को अगर वो उठ के बाहर की तरफ निकलता है तो यही मिशन याद आता है। तो ये एक मिशन है जिसे हम बहुत सी फैमिलीज़ के अंदर बहुत जज्बे के साथ देखते हैं। लेकिन इस मिशन में वो जब कामयाब नहीं हो पाते, सारी पाबंदियों के बावजूद, गार्ड्स रखने के बावजूद और कोशिशें करने के बावजूद और मिन्नत समाजत के बावजूद और पाँव पड़ने के बावजूद और बुरा भला कहने के बावजूद जब काम नहीं बनता तो फिर वो आते हैं किसी रिहैब में या किसी जगह जहाँ प्रोफेशनल्स उनकी मदद कर सके, और वो मिसिंग लिंक तलाश करने के लिए आते हैं। मिसिंग लिंक, वो जो मिसिंग लिंक था, मिसिंग लिंक समझते हैं आप?
वो जो कामयाबी के फार्मूले में एक मसाला कम था, वो जो बीच में एक मिसिंग लिंक था, कोई एक दो मिसिंग लिंक्स थे जिनका उनको नहीं समझ लग रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, तो वो मिसिंग लिंक तलाश करने के लिए फिर वो आते हैं किसी ऐसी जगह जहां उनको बताया जाए कि ये है आपका मिसिंग लिंक। और एक फैमिली का मिसिंग लिंक कुछ और हो सकता है, दूसरी फैमिली का मिसिंग लिंक कुछ और हो सकता है, और बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हो सकते हैं। आपके सामने ही बिल्कुल आप जैसे कद काट के लोग, आपकी तरह के लोग तेज़ी से तरक्कियां करते हैं, और आपके सामने ही कुछ आप जैसे ही लोग, आपके कद काट के लोग तरक्की नहीं कर पाते, कामयाबियां हासिल नहीं कर पाते। आपके सामने लोग कामयाब शादियां निभाते हैं, आपके सामने लोग तलाक तक चले जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई मिसिंग लिंक्स हैं। तो जो हमारा पैशन होता है या जो हमारा मिशन होता है, ये क्या होता है? ये हमारी तमन्ना होती है, ये हमारी मोहब्बत होती है, ये हमारी ख्वाहिश होती है। दिस इज़ व्हाट वी आर। ये हम हैं जो हमारे अंदर से एक जज्बा निकलता रहता है, और कुछ लोगों के अंदर एक किस्म का जज्बा होता है, कुछ लोगों के नज़दीक दूसरे किस्म का जज्बा होता है, और वो जज्बा उनको डिफ़ाइन कर रहा होता है, वो जज्बा उनके हर एक्शन को डिफ़ाइन कर रहा होता है। और आपके सामने ही कुछ लोग मेहनत कर रहे होते हैं और कामयाब हो जाते हैं, और कुछ लोग मेहनत कर रहे होते हैं और कामयाब नहीं होते। तो एक मिसिंग लिंक होता है, और वो मिसिंग लिंक आमतौर पर ज़ाहरी नहीं होता, खुफिया होता है। आपको लोग जो करते नज़र आते हैं वो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये कर क्या रहे हैं, लेकिन लोग जो कर रहे होते हैं जब वो करते नज़र आते हैं तो वो उस वक्त सोच क्या रहे हैं ये आप नहीं देख सकते। जो कर रहा है वो आप देख रहे हैं, पर वो करते हुए जो सोच रहा है वो नहीं। जैसे एक खातून है, वो किसी को देख रही है कि वो किचन में चिकन कढ़ाई बना रही है, और वो बड़ी गौर से देख रही है कि वो कैसे डोई हिलाती है, और वो कैसे जो है वो काम करती है, और वो कौन सा मसाला पहले और कौन सा बाद में डालती है। लेकिन उस दौरान वो औरत सोच क्या रही है, हाँ, ये दूसरी औरत को बिल्कुल नहीं पता। लिहाजा जो औरत वो बना रही है वो बेहतरीन खाना बना रही है, और जब दूसरी औरत वही खाना जाके बनाती है तो वो बेहतरीन नहीं बनता, वो खुद ही बनाती है और वो खुद ही खाती है। और ये जो मिसिंग लिंक है, ये कहीं सोच का, बिलीफ का मिसिंग लिंक है। वो सोच रही थी कि जब मैं खाना बनाऊंगी ना तो ये बहुत मज़ेदार बनेगा। वो सोच रही थी कि मैं अपने सारे ख़ानदान के साथ इतना प्यार करती हूँ, और ये जो मेरा प्यार है वो अल्टीमेटली मैटर करेगा, और जब मैं खाना बनाऊंगी तो वो खाएंगे तो वो कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। और वो जो औरत देख रही थी वो हमेशा सोचती थी कि मुझे खाना बनाना कभी भी नहीं आएगा, मैं जब भी खाना बनाऊंगी कोई पसंद नहीं करेगा, और मैं कभी अच्छा खाना नहीं बना सकूंगी। वो उसके अंदर जो अपने आप पे यकीन था वो मिसिंग था। या कोई बात हो सकती है, कोई बात हो सकती है कि जो फ़र्क डालेगी। खिलाड़ी खेलते हैं, आपके सामने विराट कोहली, बाबर आजम खेलते हैं, और जो दूसरे क्रिकेटर हैं उनको खेलते हुए देखते हैं, वो उनकी रिकॉर्डिंग्स भी देखते हैं, और वो देखते हैं कि वो किस तरह शॉट्स लगाते हैं। लेकिन जब वो अमली तौर पर उस शॉट की प्रैक्टिस करते हैं और फिर नतीजा सही नहीं निकलता तो वो परेशान होते हैं कि ये फ़र्क क्या है जिससे फ़र्क पड़ता है। ये कोई फ़र्क होता है जिससे फ़र्क पड़ता है कि कोई बंदा ये सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, कोई एक और बंदा सोचता है कि मैं नहीं कर सकता। दोनों एग्जैक्टली ठीक कह रहे। जो समझता है कि मैं नहीं कर सकता वो भी ठीक कह रहा है, और जो समझता है कि मैं कर सकता हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो जो कहता है कि मैं कर सकता हूँ उसका ब्रेन कहता है कि मैं हाज़िर हूँ, मैं अपनी पूरी ज़ोर लगा दूँगा कि जो आप करने के लिए मेरे आका मुझे कह रहे हैं वो मैं करूँगा। और हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं जो सारे काम पे लग जाते हैं। और जो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो
तो वो बिलियंस ऑफ सेल छुट्टी पे चले जाते हैं। जो हमारे पेशेंट्स हैं इनका प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, ये बहुत करू हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात में कहा था कि ये जो करना चाहते हैं कर लेते हैं। ये कान में से कबूतर निकाल के आपको दिखा देते हैं। ये जो था कि पैसे दो तो मैं कारोबार कर रहा था फिर नशा नहीं, ये कान में से कबूतर निकालने वाली बात है। शादी का मसला भी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये कान में से कबूतर निकालने वाली बात है। ऐसा नहीं होता, जिस तरीके से होता है वो डिस्कवर हो चुका हुआ है, लेकिन नशा छोड़ना इससे बहुत आसान है। नशा छोड़ना इससे बहुत आसान है क्योंकि साइंस ने वो बहुत ही अच्छी तरह खोल खोल के बयान कर रखा है। अगरचे आप उन जगहों पे झांक के देखते नहीं है कि साइंस क्या कह रही है। सिगरेट छोड़ना, चाय छोड़ना, शराब, गैम्बलिंग छोड़ना और कोडिपेंडेंसी से निकलना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कबाख्तें और इल्लतें कहते हैं, साइंस ने इस बारे में बहुत आसान रोड मैप बना रखा है और वो उन लोगों की मदद से बनाया है जिन्होंने नशा छोड़ा और दूसरे लोगों को बताया कि हमने कैसे नशा छोड़ा। देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि साइंस ने जो एक्सप्लोर किया है, सब कुछ पता किया है, तो एक्चुअली 1935 में 3 ऐसे नशा छोड़ने वाले मौजूद थे जिन्होंने नशा छोड़ा था। 2-2.5 साल हो चुके थे और वो नशा छोड़ने के लिए तीनों आपस में मिल बैठते थे और आपस में वो बातें करते थे और फिर उन्होंने और लोगों को साथ बिठाना शुरू किया। वो 3 लोग जो हैं वो 100 लोगों में बदल गए और हर एक ने बताया कि मैंने कैसे नशा छोड़ना के काबिल हुआ। हर एक ने जब बताया तो उन्होंने फिर एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था बिग बुक अल्कोहलिक्स एनोनिमस और वो उन 100 लोगों ने मिल के लिखी। मेन किरदार 3 लोगों का था और ये वो लोग थे कि जो मायूस हो चुके थे, पहले नाकाम हो चुके थे नशा छोड़ने में और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। तो उन्होंने वो सारी दिल की बातें, वो सारी फीलिंग्स और वो लिखा। तो आज तक अब लोग उनके रहनुमा असूलों को देखकर नशा छोड़ते हैं। दुनिया के हर मुल्क में, दुनिया के हर शहर में, आपके शहर लाहौर में भी, कराची में भी, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद, जंग, सरगोदा, और उसे कहते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और उसमें रोज़ाना वो शाम को बैठते हैं और वो बताते हैं कि आज मुझे इतना अर्सा हो गया और आज मुझे इतने दिन हो गए और मैं ये सोचता हूँ और मेरी फीलिंग्स ये हैं और मैं ये करता हूँ, मेरी चाहत ये है, मैं आगे इस तरह बढ़ना चाहता हूँ, और वो आपस में बातें करते हैं। हमारे पेशेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने तन्हाई में नशा छोड़ने की कुछ अटेम्प्ट्स की। ये जो सारे बच्चे बैठे हुए हैं मेरे, इन्होंने सब ने अटेम्प्ट्स की, तन्हाई में की, अकेले में की, और उन अटेम्प्ट्स से कामयाबी नहीं हुई तो इन्होंने प्राइवेटली दिल ही दिल में सोच लिया कि मैं नशा नहीं छोड़ सकता। ये ज़ाती अटेम्प्ट्स से मायूस हो गए और इन्होंने कहा कि अगर मैं नशा छोड़ नहीं सकता तो कोशिश करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर इन्होंने नशा करने का फ़ैसला कर लिया और उसमें महारत हासिल कर ली कि चौमुखी लड़ाई लड़ते हुए, माँ बाप के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते हुए, मुआशरे के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते हुए, पुलिस के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते हुए नशा जारी रखना है। अच्छा, अब यहाँ हम खड़े होकर आपको ये खुशखबरी बताते हैं कि भाई कोई मसला नहीं, जाओ गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके देखो कि नशा कैसे छोड़ते हैं, फिर ये भी देख लो कि बाकी काम कैसे करते हैं। गूगल पे जाके देखो कि दौलत कैसे कमाते हैं, इज़्ज़त कैसे कमाते हैं। गूगल पे देखो कि कोरोना वायरस से कैसे बचते हैं। मतलब जो भी आप चाहोगे आप सर्च पे लगा दोगे, वो चीज़ सामने आ जाएगी जिसे हम कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस भाई, आपने होटल खोलना है, आपने रेस्टोरेंट खोलना है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास चाहत है, आपकी डिज़ायर है, तमन्ना है, पर आप देख लें कि होटलिंग में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। आप शादी करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, आपने लड़की पसंद कर ली, आपने जेवरात ले लिए, आपने 5 लाख का लहंगा, इत्थे चीनी भी महंगी, इत्थे आटा भी महंगा, पर मेरे मुल्क दी दुल्हन पावे 5-5 लाख दा लहंगा।
ठीक। तो आपको पता चल जाता है कि आया 5 लाख के लहंगे से शादी कामयाब होती है, या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिससे शादी कामयाब होती है। एक ये कि बीवी के साथ दोस्ताना रवैये रखें, और दूसरा ये है कि जब आप में इख्तलाफ हो तो उसको जेंटली डील करें। जेंटली समझते हैं, जेंटली। तो आपको समझ में आ गई कि ये जो शादी है जेंटली इख्तलाफ को डिस्कस कर ले। जेंटली यानी इख्तलाफ जो है उसको पोलाइटली डिस्कस कर लें, शराफत के साथ और नाजुकी के साथ। मतलब जब आपका इख्तलाफ है, कोई गलती हो गई है लाइफ पार्टनर से, तो उस इख्तलाफ को बड़े नाजुकी से आप हल कर लें। और ये 2 असूल हैं जो डॉक्टर गॉटमैन ने डिस्कवर किए, कि ये 2 असूल हैं। एक ये कि बीवी के बारे में आपका तसव्वुर हो कि वो दोस्त है मेरी, क्योंकि दोस्तों के साथ हम बहुत मज़े से रहते हैं, बहुत फ़न करते हैं। दोस्तों के साथ हम हैंग आउट करते हैं। हैंग आउट का मतलब पता है आपको? खाम खाई इकट्ठे फिरना। बहुत लोग हैं जिनके दोस्त नहीं होते क्योंकि वो दोस्त बनाते नहीं है, दोस्त बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करते। लेकिन मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ कि जो दिल से आपके खैर ख़्वाह होते हैं, दिल से आपसे मोहब्बत करते हैं, और आपकी तकलीफ़ पे वो तड़प महसूस करते हैं, और आपकी मुश्किल में वो काम आते हैं। मैं फ़िलहाल ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टर गॉटमैन हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं और सियाटल में हैं, अमेरिका के अंदर, और वो मैरिटल काउंसलिंग पे काम करते हैं। उन्होंने कहा जी ये 2 बातें हैं कि एक, पहले दिन से तहैया कर लें कि आपने बीवी के साथ दोस्त नहीं बनाना, बीवी को दोस्ताना रवैया रखना है। दोनों में फ़र्क है। नहीं, दोनों के लिए स्पाउसेस के लिए हैं। यानी ये मियाँ बीवी दोनों के लिए है कि आपने ज़हन में सोचना है कि ये मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन नहीं है। दिल में सोचना है, कहना भी नहीं कि तुम मेरे दोस्त हो। दोनों ही अपने दोनों दिल में सोचेंगे कि ये जिस बंदे के साथ मैंने ब्याह किया है या ख़ातून के साथ मैंने ब्याह किया है, ये दिल में सोचना है कि मेरा दोस्त है। ये कहना नहीं है उसको कि चलो हम दोस्त बन जाते हैं। इस तरह कहना वहना कोई नहीं है। सिर्फ दिल में आपके ईमान होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों से मिलते हैं और फिर दोबारा मिलते हैं, फिर आप दोबारा मिलते हैं, तो फिर आपके दिल में एक दिन यकदम ख्याल आता है कि कहीं ये मेरा दोस्त तो नहीं है। क्योंकि कुछ वक्त गुजरता है तो आपको लगता है कि हो सकता है ये मेरा दोस्त हो। फिर दोनों में से कोई बाज़ औक़ात कह भी देता है कि हम दोस्त जो हुए तो ऐसी बात जो है या वैसी बात जो है, लेकिन बहुत कहना ज़रूरी नहीं है। बहुत दोस्त कभी भी नहीं कहते कि तुम मेरे दोस्त हो, पर वो दोस्त होते हैं आपस में। और दूसरी बात है कि मियाँ बीवी जब इकट्ठे रहेंगे तो उनके दरमियान इख्तलाफ आएगा, और जब इख्तलाफ आ जाए तो बहुत ही तहम्मुल से, मुलायमत से, बहुत ही जेंटली उस इख्तलाफ को डिस्कस करें। तो फिर वो अच्छी शादी के लिए फिर लहंगा ठीक है। फिर लहंगा जो है, ये जो जब हम लहंगा, जेवरात और साथ साथ दावतें, इन चीज़ों पे हम तवज्जो दे रहे होते हैं, तो एक्चुअली हम सोच रहे होते हैं कि हम शादी कामयाब बना रहे हैं। हमारी सोच होती है कि हम शादी को कामयाब बना रहे हैं, हम शादी के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम शादी में लोगों को बुला रहे हैं और इतनी रौनक लगा रहे हैं, और उसमें हम दुआएं कर रहे होते हैं कि ये सारी ज़िंदगी। आजकल तो मौलवी भी निकाह पढ़ाने के बाद बहुत अच्छी दुआएं करते हैं। वो जो दुआएं करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि बीच में राज जो साइंस ने निकाला वो सिर्फ 2 हैं। राज बीच में सिर्फ 2 हैं कि उनके दिल में ये तसव्वुर हो कि वो दोस्त हैं और ज़ुबान पे बेशक ना हो, और दूसरी बात यह है कि जब भी उनके अंदर कोई इख्तलाफ हो तो उसको वो जेंटली हल कर सके, जेंटली। अच्छा, ये जब भी हम लोगों के दरमियान इख्तलाफ होता है तो ख़तरा होता है कि इसमें जेंटली हल करना मुश्किल होगा और हम ज़रा गुस्से में आ जाते हैं, आवाज़ ऊंची कर लेते हैं,
रूड हो जाते हैं, क्योंकि हमें ख़तरा होता है कोई कि नुकसान ना कहीं हो जाए, हमारी ईगो ना मजरू हो जाए, या ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए। लेकिन जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे नशे में हैं, तो उनके लिए जो 2 वाइटल बिहेवियर्स हैं वो साइंसदानों ने डिस्कवर किए हैं कि एनेबलिंग नहीं करनी, प्रोवोकिंग नहीं करनी। अभी 2-3 दिन पहले एक पेशेंट हैं जो कि इलाज अधूरा पहले छोड़ के चले गए थे, तो उन्होंने दोबारा नशा कर लिया और वो आए, उनके फादर भी आए। तो फादर का मूड ये था, जो मुझे लगा उनका मूड ये था कि इन्हू बिठा के तो ऐसी दोवें दी बेइज्जती करिए। उन्होंने ये अल्फाज नहीं बोले, लेकिन उनका मूड था कि लो जी फिर उन्होंने पूछो ने की कीता है। उससे पहले वो मुझे बता चुके थे कि मैं डिस्कवर कर चुका हूँ कि इसके पास से नशा बरामद हुआ, ये फलाना फलाना फलाना। तो मैंने कहा कि आपने पूछ लिया ना, घर में बातें हो गई ना, तो अब यहाँ ये बातें करने की ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगा बाद में। तो मुझे लगा कि वो जैसे उनका दिल चाह रहा है कि नहीं थोड़ा तो होना चाहिए, कोई मतलब तौरा मिसरा एक होना चाहिए, एक अद्धा शेर तुसी बोलो, फिर एक अद्धा मैं बोला, फिर पूरी गज़ल होए। यानी उसको लगा कि इसने चीटिंग की, और वो कहने लगे कि इसकी बहन कह रही थी कि एनू खजल हो लैंदे हो, एनू की बर्बाद हो लैंदे हो, जाते करे बिल्कुल ज़मीन पर नहीं आ जाता तो यदा इलाज ना करो। तो ये सारी जो सोचें होती हैं, इनका साइंस से, रिकवरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 2 रवैये हैं, अगर आप घर बैठे भी ये 2 रवैये कर ले तो आपको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं। अगर आप इलाज में आके ये 2 रवैये सीख लें, 2 रवैये, ज़्यादा नहीं, 2 रवैये सीखने हैं, जिनमें से एक ये है कि बेइज्जती नहीं करनी, अपने दिल में उसे मुअज़्ज़ज़ मान लेना है, कहना भी नहीं है, सिर्फ दिल में आपने उसको प्राइवेसी में, अपनी निजी महफिल में आपने किसी ना किसी तरीके से ये गुमान करना है, ये क़यास हराई करनी है कि ये मुअज़्ज़ज़ इंसान है। अच्छा, अब चूँकि जब हम लोगों को कहते हैं तो मेरी बात सुन के कहते हैं डॉक्टर साहब है मुअज़्ज़ज़ इंसान है, छितर मारो 100 ते गिनो 10, तो इस तरह की बहुत सारी बातें। तो मैं कहता नहीं, वो जो बातें हो सकते हैं आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही हो, हमें सही बातों से कुछ नहीं लेना देना, हमें काम निकालना है। देखिए मुझे बताइए कि जब किसी बंदे को कोई बीमारी होती है, जैसे कोरोना की बीमारी है कोई, और डॉक्टर उसे कहता है कि अगर तुम 2 + 2 5 कहना मान लोगे ना दिल से तो तुम सेहत याब हो जाओगे, तो आप क्या करेंगे? अगर डॉक्टर कहते हैं कि जी 2 + 2 5 मनोगे तो फिर तुम ठीक हो जाओगे, तो वो पेशेंट क्या कहेगा आगे से? एक तरफ मौत खड़ी है और दूसरी तरफ वो साइंसदान है जो उसको पता है 2 + 2 4 होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गुमान कर लीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये मुअज़्ज़ज़ है। वैसे मेरे पास और भी दलाइल हैं ये साबित करने के लिए कि वो मुअज़्ज़ज़ है, कि बीमार होने से कोई गैर मुअज़्ज़ज़ नहीं हो जाता। लेकिन चले हम बहस में नहीं पड़ते, हम कहते हैं ये एडिनल कम बंद है कि इसे मुअज़्ज़ज़ मान लेते हैं। तो फिर जब आप मुअज़्ज़ज़ मान लेते हैं तो फिर आप उसकी बेइज्जती नहीं करते। तो जब हम मुअज़्ज़ज़ समझ लेते हैं, सिर्फ दिल में समझ लेते हैं, उसको नहीं कहते कि तुम पीर साहब हो गए हो, उसको नहीं कहते कि तुम मुग़ल बादशाह हो गए हो, सिर्फ दिल की गहराइयों में आप समझ लेते हैं कि इसकी भी इज़्ज़त है। और दूसरी बात यह है कि अनेबलिंग नहीं करनी। अनेबलिंग का मतलब है कि उसके लिए वो करना जो एक्चुअली उसे अपने लिए खुद करना चाहिए, अनेबलिंग ये होती है। तो इसका मतलब है कि हम उसे कैपेबल मान लें, सिंपल सी बात। एक तो उसको मुअज़्ज़ज़ मान लें, दूसरा उसको कैपेबल मान लें कि वो कर सकता है। यानी उसके लिए वो काम करना छोड़ दें जो कि वो उसके करने के हैं, और हम सबको अपनी औलाद के लिए वो काम करने छोड़ देने चाहिए जो कि वो खुद कर सकते हैं, और हम सब लोगों को दूसरे लोगों के लिए वो काम करने छोड़ देने चाहिए जो कि वो खुद कर सकते हैं। क्योंकि जब हम दूसरे लोगों के करने के काम करने लगते हैं तो दूसरे लोगों को लगता है कि वो निकम्मे हैं, वो नहीं कर सकते, इसीलिए तो दूसरे लोग कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनको ये मैसेज मिलता है कि मेरे फादर समझते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर कोई अपने 40 साल के बेटे को
हर रोज़ अखराजात देता है और उसको कोई एफ़र्ट करने के लिए मजबूर नहीं करता, तो बेटे को ये पैगाम मिलता है कि मैं कर ही नहीं सकता, मेरा फ़ादर बहुत जहांदीदा आदमी है, उसने मुझे नाप तोल के फ़ैसला कर लिया है कि मैं निकम्मा आदमी हूँ और मैं फ्री लोडर हूँ, मैं मुफ्तबर हूँ और मेरे फ़ादर मुझे पैसे देंगे और मैं लेता रहूँगा। तो उसका ये फर्म बिलीव हो सकता है कि मैं नहीं कर सकता। यही ख्याल जो है कायद-ए-आज़म का था। कायद-ए-आज़म का ख्याल था कि ये जो मेरे बच्चे हैं जिनके लिए मैंने मुल्क बनाया है, ये कुछ नहीं कर सकते कम से कम 100 साल 50 साल की बजाय। तो उन्होंने फिर नोट पे कहा मेरी तस्वीर छापना, और उस तस्वीर को देख के यूँ लगता है कि कायद-ए-आज़म कह रहे हैं कि खाओ मेरे बच्चों खाओ, मतलब तुम खाओ, फ़िक्र मत करो, तुम जितना खा सकते हो तुम खाओ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल था, मेरा ख्याल है कि उनका ख्याल था कि हम कुछ नहीं कर सकते। और जब उन्होंने हमें ऐसी बात कही कि ये मुल्क तुम्हारे लिए मैंने बना दिया है और नोट पे मेरी तस्वीर है और ज़ुबान हाल से मैं कह रहा हूँ कि मेरे बच्चों जितना खा सकते हो इस मुल्क को खाओ, ठीक। तो हमने वैसे ही करना शुरू कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये दो बातें सिर्फ आप मान लें, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, पर ईमान लाना पड़ेगा एवं ज़रूरत के लिए। इट इज़ ए प्री सपोजिशन, NLP में इसको प्री सपोजिशन कहते हैं। जैसे आपने कभी देखा है कि बहुत बड़ी साइंस जो है, जिसे मैथ कहते हैं, उसमें भी एक जगह हम लिखते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो वैल्यू है वो x है। x क्या है? एक प्री सपोजिशन है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमें पता चल जाता है कि x क्या है, वो पता चल जाता है। तो दो बातें हैं, एक बात यह है कि ये मुअज़्ज़ज़ है, फिर किसी गैर को भी नहीं कहना, अपने ही बच्चे को, अपने ही फैमिली मेम्बर को, खामद को या बीवी को हमने कहना है कि मुअज़्ज़ज़ है, और उसको भी नहीं बताना कि कहीं वो हंसना ही ना शुरू कर दे, प्राइवेटली कहना है। और दूसरी बात आपने समझ लेना है दिल में, बिल्कुल दिल में प्राइवेटली कि ये कैपेबल है, ये कर सकता है। बात यह है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हिस्टोरिकल हैं और बहुत सीक्रेट कॉन्सेप्ट्स हैं, और वक्त साबित करता है कि वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर हम साइंस कहती है कि हम उनको छोड़ देते हैं। ये जो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है, ये माजी बईद में था। कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है, उस वक्त हुकूमतें नहीं थीं, उस वक्त मुआशरे में स्ट्रक्चर नहीं था, उस वक्त लोग एक दूसरे के लिए अगर कुर्बानी ना देते, यानी अगर लोग कुर्बानी ना देते तो शायद दुनिया आगे ना बढ़ पाती, लोग मर जाते। सैकड़ों साल पहले मुआशरे में स्ट्रक्चर कोई नहीं था, कोई ढांचा नहीं था, लोग महफूज नहीं थे, उन्हें जानवरों से ख़तरा था, उन्हें बहुत सी अननोन बीमारियों से ख़तरा था। एक एक दिन में एक एक शहर में 10-10 हज़ार लोग मलेरिया से मर जाते थे, लोग टीबी से मर जाते थे। जैसे कि आजकल हमें बड़ी हैरत होती है कि कोरोना से रोज़ाना टीवी वाले बताते हैं कि इतने हज़ार लोग दुनिया में मर गए। तो ये तो एक बीमारी है, लेकिन पहले ऐसी बहुत सी बीमारियां थी जिससे लोग मर जाते थे। सिर्फ मलेरिया का नहीं, ये जो डायरिया से लोग मरते थे, आज से 30 साल पहले सिर्फ निमकोल आने से लोग डायरिया से मरना बंद हो गए। ये एक बड़ा वाइटल बिहेवियर है जिसकी वजह से लोग अब घर में ही अपने बच्चे के डायरिया को संभाल लेते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो माजी के लिए थीं। ये जो कुर्बानी है, ये जो शहीद वफा होना है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में को डिपेंडेंट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रोगी, ये बहुत अच्छा लगता है। ये सत्ती होना बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है ना, ये हमारे साथ के मुल्क में कभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, अब वो चीज़ भी वहाँ भी नहीं, वो ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि माजी में, मसलन लश्कर कशी माजी में बहुत थी, लोगों को किसी न किसी चक्कर में उलझा के तो लश्कर कशी पे मजबूर किया जाता था।
आपने शायद कुछ फिल्में भी देखी हों बरसगीर पाको हिंद में। बादशाहों के ये हालात थे कि एक बादशाह की बीवी अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए दुनिया से गुजर गई, तो फिर ताजमहल बना। आपको पता है ताजमहल उसकी याद में बना कि बादशाह उससे चूँकि बहुत मोहब्बत करता था, तो जब वो 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से गुजर गई तो बादशाह ने उसकी याद में एक ताजमहल बनाया। तो आप देखिए कि उस वक्त बादशाह भी कितने बेबस थे, क्योंकि कोई उस वक्त मेरे ख्याल है लेडी डॉक्टर्स नहीं होंगी जो कि ज़चगी के मराहल में कुछ मदद करती हों। मैं ये कह रहा हूँ कि हम माजी में नहीं रह रहे, हम हाल में रह रहे हैं। अभी 40 साल पहले हम लैंड नंबर इस्तेमाल करते थे। अब आप में से किसी ने पिछले 1 महीने में लैंड नंबर इस्तेमाल किया हो? किसी ने आखिरी दफ़ा कब लैंड नंबर इस्तेमाल किया था? अब आपको समझ में आ गया ना कि क्यों हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं। हमने वो जो कुर्बानी शुरबानी की बातें हैं, कुर्बानी साल में सिर्फ एक दफ़ा, एक याद के तौर पर, आप एक रिचुअल के तौर पर, एक सिंबल के तौर पर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि घर में नशे का मरीज़ हो और आप कुर्बानी दें और आप रोगी हो जाएं और उसका कोई फ़ायदा ना हो, तो ये लूज़ लूज़ डील होगी। 2 सिंपल सी बातें हैं जो वालिदैन को समझ लेनी चाहिए कि हमने उसे मोअज़्ज़ज़ समझना है, उसकी बेइज्जती नहीं करनी, प्रोवोकिंग नहीं करनी, और हमने उसको कैपेबल समझना है कि वो कर सकता है, उसको नकम्मा नहीं समझना। तो उसमें उसको दिल ही दिल में आपने कहना है, उसको कुछ नहीं कहना। आपने उसको नहीं कहना, दिल ही दिल में कहना है कि तुम इज्जत रखते हो। पता नहीं कहने से फिर नई बहस छिड़ जाए, वो कह जी अच्छा मैं पहले ही मुअज़्ज़ज़ हाँ, मैं पहले ही बड़ा ठीक ठाक हाँ, करंदी की लोड़ है। तो मतलब दिल ही दिल में पक्का आपने सोच लेना है कि ये इज्जत रखता है, क्योंकि हर इंसान, हर ज़ीरू इज़्ज़त रखता है। यानी अगर उसकी इज़्ज़त मजरूह की जाए तो उसका भट्ठा बैठ जाता है, उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। आप ये नहीं चाहेंगे कि अपने मरीज़ की सलाहियत को कम करें। जब किसी बंदे की बेइज्जती होती है उसकी सलाहियत कम हो जाती है। तो आप तो नहीं चाहेंगे कि आपके फैमिली मेम्बर की सलाहियत कम हो, क्योंकि आप तो उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो उसने रिसोर्सफुल पर्सन बनना है, उसने अपने अंदर से खुशी पैदा करनी है, उसने अपने अंदर से ख़जानों को जगाना है, और उसने नशों के पीछे नहीं गिरना, नहीं पड़ना। और ये 2 बातें हैं सिंपल सी, जो कि अगर आप अच्छी तरह से यकीन कर लें। यकीन क्यों कर लें? यकीन इसलिए कर लें कि ये साइंसदानों ने मुत्तफ़िका तौर पर पिछले 50 सालों में रिसर्च की बुनियाद पर फैसला कर दिया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस में डाल दिया। अमेरिका की एक वेबसाइट है जिसका नाम है नाइडा, और उस वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट पड़ी है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ एडिक्शन ट्रीटमेंट, और उसको 40 डॉक्टर दुनिया के मिल के हर साल रिव्यू करते हैं। उनमें से कुछ नए डॉक्टर शामिल होते हैं, कुछ पुराने डॉक्टर रहते हैं, तो 40 डॉक्टर मिल के उसको रिव्यू करते हैं, अपडेट करते हैं, और ऐसा काम पिछले 20 साल से वो कर रहे हैं। तो आप जाके तो उसको पढ़ लें। अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए हो तो हमारी रिसेप्शन पे मिलती है, ब्लू कलर की वो एक लंबी सी किताब है, और उसकी हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी, और आप उसे पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 2 रवैये हैं, वाइटल बिहेवियर्स, जिनको आप अपना लें तो उसके बाद आपके घर से नशे की बीमारी पसपाई इख्तियार करना शुरू कर देगी। वो आपके घर से बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर देगी कहीं जाने के लिए, ठीक। और इस पे आपका यकीन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि होना कुछ नहीं, सिंपल सी बात होगी कि एक मिशन है आपका, उस मिशन के जो मिसिंग लिंक्स हैं 2 हैं, एनेबलिंग एंड प्रोवोकिंग, जो कि सब करते करते यहाँ आ जाते हैं हफ तफ के, रोकी होके। और एक हमारे ये बच्चे हैं कि जिन्होंने प्राइवेट तजर्बे करके अपने तन्हाई में, निजी ज़िंदगी में किसी को बताए बगैर कोई तजर्बे किए और बेदिली से किए,
और जब तकलीफ़ हुई तो फिर तजर्बा छोड़ के वापस नशा करना शुरू हो गए, और 2-4 तजर्बे करने के बाद कहते नहीं हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो वो जो एक बुनियादी एक फ़लॉ है ह्यूमन थिंकिंग के अंदर, वो बुनियादी फ़लॉ ये है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो फिर आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग पूरी सलाहियतें खर्च करेगा, और फिर आप पता करते हैं कि किसने ऐसा करके दिखा दिया है, और जिसने भी ऐसा करके दिखा दिया है आप उसे जा मिलते हैं। आप कहते यार तुम कैसे करते हो। देखिए दफातर में हमारे पास जो लोग काम करते हैं तो मैं उनको स्टडी करता रहता हूँ कि अच्छा ये बंदा है जिसको मैं कोई काम कहता हूँ तो ये काम करके तो मुझे कहते हैं ये मैंने काम करके तो दे दिया है। एक और बंदा है जिसको मैं काम कहता हूँ, पहले तो वो दुआ करता है कि या अल्लाह डॉक्टर साहब को भूल जाए, फिर अक्सर दुआएं उनकी कबूल नहीं होती, और मुझे किसी दिन अचानक याद आ जाता है तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपको ये काम कहा था, तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा इनके बिलीफ्स में क्या फ़र्क है, इनमें से ये कैसे सोचता है और इसमें से ये कैसे सोचता है, और फिर मैं उनकी सोचों का तबादला करा देता हूँ। तो वो करके दिखाता है ना, मैं केड़ा कह के कार चला जाना। मैं कहता हूँ कि करो, देखो एक काम मैं किसी को कहता हूँ कि ये काम है, कहते हैं हाँ जी मैं कर देंगा, फिर मैं कहता अच्छा जाओ करो मेरा वीर, तो फिर जाके तो वो करने लगता है, फिर वो करके वो काम दिखा देता है। जब वो काम करके दिखा देता है और ऑन टाइम करके दिखा देता है तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा उसके बारे में ये यकीन होने लगता है कि ये करने वाला है। और एक और बंदा है जो कि करके नहीं दिखाता और हर वक्त कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाता है, कोई ना कोई गड़बड़ उसने करनी होती है। मैं आज ही आपको मज़ेदार बात बताऊं, मैंने सुबह नाश्ता करना था तो मैंने कुक को कहा, मैंने कहा यार तुम एक अंडा बॉयल कर दो, और रात का थोड़ा सा चिकन है तो वो गर्म कर दो, और एक रोटी, एक अंडा बॉयल कर दो, और दूसरा जो है थोड़ा सा सालन गर्म कर देना, तीसरा एक रोटी, और ये तीनों चीज़ें मुझे दे देना, तो ये मेरा नाश्ता हो जाएगा। और साथ मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि आपने ऐसा करना है कि ये तीनों चीज़ें गर्म हालत में मेरे तक पहुंच जाए। और उसके बाद मैं वॉक करने के लिए निकल गया। अब मैंने हिसाब लगाया कि इस सारे काम में 18 मिनट लगेंगे, तो 18 मिनट के बाद मैं वापस आ गया। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वो जो अंडा बॉयल हो रहा था, तो मैंने कहा कि ये अभी तक अंडा बॉयल हो रहा है। कहते नहीं बॉयल करके छिल के मैं फिर पानी च पाता। मैंने कहा वो क्यों? कहता तुसी क्या सी ना कि तीनों चीज़ां गर्म हो। तो देखो ना, छील के तो नहीं रखते। अगर आपको चाहिए कि अंडा जल्दी ठंडा ना हो तो फिर उसका ये तरीका है कि आप उसे छीलें ना। अगर आप छीलेंगे नहीं और उसके इर्द गिर्द एक कपड़ा लपेट देंगे तो चलो ये तो समझ में आया कि कपड़ा इंसुलेटेड है तो वो थोड़ा गर्म रहेगा। बाद में मैंने फिर बैठ के उससे ज़रा हिसाब किताब किया कि ये आइंदा कैसे करना है और टाइमिंग्स क्या हैं। अंडा हालांकि हर चीज़ तो समझाई हुई है कि जब पानी उबलना शुरू हो तो 7 मिनट फिर अंडा पानी में रखना है, उबलते हुए पानी। तो उसके बाद आप निकालेंगे तो वो आप छीलेंगे तो वो छील भी जाएगा और वो अंदर से थोड़ा जर्दी थोड़ी थोड़ी कच्ची होगी, जो कि उस तरीके से पसंद है। तो वो खैर उसको मैंने जब बाद में समझाया तो वो समझ गया। कहता है आइंदा मतलब कहता है मेरे को पता नहीं बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। और साथ उसने एक फिक्र बोला, कहता सर जी मिस्टेक तो शेक्सपियर को भी हो गई थी। अब मैं समझा नहीं कि बीच में शेक्सपियर कहाँ से आ गया। वो पहले लोग शादी वाले दिन बड़े तमाशे करते थे। मेरे फादर जो है वो अपनी शादी वाले दिन जो है रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक पतंग नज़र आई जो कि कटी हुई थी। तो उन्होंने घोड़ा था, तलवार तलबूर लगाई हुई थी। उस ज़माने में ऐसा रिवाज था, तलवार लेके जाते थे। पता नहीं कि मकसद क्या था तलवार का, ये मुझे नहीं समझ लगी। तो उन्होंने घोड़े से लगाई छलांग और जाके तो पतंग जो है लूट के तो वो ले आए। तो बड़ा वो आपस में तनाज़ा सा पड़ गया कि हो जा मुंडा है मतलब पतंग के पीछे नस गए। तो फिर किसी ना किसी तरीके से वो मसला हल हुआ तो बात आगे बढ़ गई। तो चलते रहते हैं इस तरह के वाक़यात ज़िंदगी में चलते रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि मिशन क्या होता है, मिशन में एक मिसिंग लिंक क्या होता है। और वो मिसिंग लिंक जो होता है वो खुफिया होता है। वो आपको जासूसों की तरह खोज लगाना पड़ता है, खोजियों की तरह लोगों के नक्शे कदम देखने पड़ते हैं
और महज जो कुछ आपको दिखाई देता है वो काफ़ी नहीं होता, क्योंकि इंसान जब देख रहा होता है तो वो बहुत कुछ देख रहा होता है और बहुत कुछ देख नहीं रहा होता। आप एक वीडियो मैं देख रहा था, उस वीडियो में वो उन्होंने पूछा कि ये 4-5 लोग हैं जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए हैं और 4-5 लोग हैं जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, और जो काले कपड़े वाले हैं उनके पास भी एक फुटबॉल था और जो सफ़ेद कपड़े वाले थे खिलाड़ी उनके पास भी एक फुटबॉल था, और वो कोई स्टेज था जिसके पीछे पर्दे थे और वो लाल रंग के थे। तो करना अब ये था वीडियो देख के कि जो सफ़ेद कपड़े वाले हैं उन्होंने बॉल एक दूसरे को कितनी दफ़ा दिया और लिया। जो बॉल उन्होंने किसी को देना था और किसी ने लेना था, जो पास था वो कितनी दफ़ा किया, और ये चीज़ 30 सेकंड तक करनी थी। तो 30 सेकंड तक वो जो काले वाले थे वो भी बॉल फेंक रहे थे, जो सफ़ेद वाले थे वो सफ़ेद वालों को फेंक रहे थे, काले वाले कालों वालों को फेंक रहे थे। और उस दौरान 30 सेकंड के बाद उन्होंने पूछना था कि भाई कितनी दफ़ा। तो करेक्ट आंसर ये था 16 टाइम्स। करेक्ट आंसर ये था कि 16 टाइम्स ऐसे पास हुआ, ठीक। और ज़्यादातर लोगों ने पहली दफ़ा में नहीं तो दूसरी दफ़ा में वो 16 दफ़ा वाला बूझ लिया। लेकिन असल चीज़ जो वो पूछना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि क्या इसमें जब आपने वीडियो देखी 30 सेकंड की तो क्या आपने गोरिल्ला को देखा? मैं अभी दिखाता हूँ आपको। उन्होंने कहा अच्छा आप वीडियो दोबारा देखें, अब गेंद जो है लेना देना ना देखें तो आप देखेंगे कि जब वो बॉल ले दे रहे थे तो स्टेज से इधर से एक गोरिल्ला एंटर हुआ और आके खलो के ऐसे तो फिर इधर नू निकल गया। वो किसी ने नहीं देखा क्योंकि वो मसरूफ़ थे ये देखने में कि वो जो बॉल है वो कौन ले रहा है और कौन दे रहा है। और प्लस जो पीछे पर्दे थे लाल रंग के, वो पर्दों का रंग लाल से चेंज होके लाइट येलो गोल्डन किस्म का हो गया। तो मतलब ये है कि हम जब देखते हैं तो हम बहुत कुछ देखते हैं, और जब हम देखते हैं तो बहुत कुछ नहीं देखते। अच्छा ये एक सिंपल सी बात है कि हमारी जो नज़र है उसमें जो इल्यूजन का पहलू है उसको समझने की ज़रूरत है कि हम जो कुछ देखते हैं तो फिर भी बहुत कुछ नहीं देखते, और हमें इस चीज़ का कॉन्शियसली अगर पता हो तो हम बहुत कुछ जो नहीं देखते वो हम देखने लगेंगे। और नशे की बीमारी से निजात के लिए भी हमें ये नज़र नहीं आता कि प्रोवोकिंग और अनेबलिंग से नशे की बीमारी परवान चढ़ती है। गोरिल्ला का मतलब ये है कि आप उसे पहचान लें, ये जो गोरिल्ला है ये तंग करता है। और हमारी ज़िंदगी में गोरिल्ला कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ मिसिंग लिंक्स हैं, और वो हमें पता होना चाहिए। एक बड़ी छोटी सी वीडियो है, एक बड़ी शानदार चीज़ ये बता रही है कि हम लापरवाही से अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम गौर से अपने हवासे खमसा को इस्तेमाल करें तो नशे की बीमारी से निजात पाना बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच।